वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एंटिटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपनी NIOS की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज हम 21 चैप्टर करेंगे, जो हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, देन हमारी NIOS की समरी हो जाएगी फिनिश। तो आज का हमारा चैप्टर है समावेशन, इंक्लूजन। समावेशन शब्द से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि इंक्लूजन हमारी मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें सबको इंक्लूड करके चलना है। तो उसी की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस मान्यताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और अवसरों की समानता का अधिकार है। किस किस अधिकार मतलब किस आर्टिकल के अंदर आता है हमारा समानता का अधिकार? हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, आपको याद होगा तो, आर्टिकल 14। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 39 हमारा किससे रिलेटेड है। हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने मेरी वीडियो पहले की देखी है और तो डेफिनेटली आंसर करेंगे वो। और अगर आंसर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी वीडियो को रोक के पहले इसका आंसर देखेंगे, देन कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। 86वें संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकारों के रूप में निशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता को दोहराया है। जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें हमारे 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। याद रखेंगे ये पॉइंट। 93वें भारतीय संविधान संशोधन के बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक मानवाधिकार बना दिया गया। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा आर्टिकल 93 है उसके तहत हमने जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा को क्या बनाया है? मौलिक मानवाधिकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, क्योंकि एज यूजुअल हमें नहीं पता होता। 86 का तो हमें पता रहता है, फिर भी 93 हमारा क्या है? मौलिक मानवाधिकार बना दिया गया था। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की नीति 2013 बल देती है कि सभी बच्चों के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हेतु प्रसव पूर्व अवधि से लेकर, प्रसव पूर्व अवधि मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में है, से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के सातत्य की एकीकृत सेवाएं मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। मतलब बच्चे के लिए सुविधा के अनुसार सारी चीजें प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार देखभाल एवं प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान देते हुए बच्चे की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित किए गए। तो ये हमारा जो हमारी राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा थी, 2013 में ये बात कही गई थी। ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 93 ये दोनों याद रखने हैं आपको। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वर्ष याद रखेंगे। संदर्भ में जो भी दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की जरूरत को स्पष्ट करता है। इसमें भी हमारी, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इंक्लूसिव या दिव्यांगता से रिलेटेड बातें या उसको बढ़ावा देने के लिए किन किन पॉलिसीज में कहा गया, उसमें हमारी NPE होगी या फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा, 96 और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा। तो इनमें से किस में हमारी इंक्लूजन की बात नहीं हुई है या उसको प्रमोट नहीं किया गया? तो आप इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा टिक करेंगे? हम 96 करेंगे, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोंट वरी, हमारी ये सीरीज फिनिश होगी तो हम क्वेश्चंस को भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करा रही हूँ। उन क्वेश्चंस को भी लगाएं अपना चैप्टर फिनिश होने के बाद। यह इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा प्रशिक्षण तथा सेवारत शिक्षकों के उन्मुखीकरण पर ध्यान आकर्षित करती है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रावधान गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं की स्थापना तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रोत्साहन पर प्रकाश डालते हैं। मतलब इसमें भी हमारे इंक्लूजन की बात को कहा गया है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, समावेशी शिक्षा, अवधारणा और
महत्व। सलामाका वक्तव्य और विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा हेतु कार्य हेतु रूपरेखा। सलमे का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन। मतलब ये कोई कॉन्फ्रेंस थी, फ्रेमवर्क था जिसमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर समर्थन किया गया था। तो इस स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड, तो ये हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य विद्यालयों में अनिवार्य पहुंच पर बल देता है। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपको पता होगा, वो स्पेशल स्कूल्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। वो कहता है कि हमारे नॉर्मल क्लासरूम में ही हम अपने गिफ्टेड बच्चे को भी बैठाएंगे, हम अपने नॉर्मल चाइल्ड को भी बैठाएंगे। अगर किसी बच्चे को, मतलब कोई बच्चा व्हील चेयर से आता है तो उसको भी बैठाएंगे, किसी को विजुअली दिक्कत है, मतलब जो देखने में प्रॉब्लम है, उसको भी बैठाएंगे। कोई बच्चा ज़्यादा मतलब गिफ्टेड है, उसे क्रिएटिव काम करने की, तो उसको भी एक ही क्लास में। तो हम सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बैठाकर उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए अगर पढ़ाते हैं तो वो क्या है, हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसको हमें आज के टाइम पे प्रमोट करना है। तो आपको अपने सभी क्वेश्चंस एग्जाम में टिक करते वक्त अपने माइंड में रखना है कि सभी बच्चों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर तो उन सभी को अपनी सोसाइटी में एक ही साथ रहना है। तब तो उनके लिए कोई अलग से सोसाइटी नहीं बन जाएगी कि यहाँ पर स्पेशल मतलब गिफ्टेड बच्चे ही रहेंगे या यहाँ पर नहीं, सबको एक साथ रहना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर स्कूल से ही, प्री स्कूल से ही सभी बच्चों को इंक्लूसिव एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाया जाता है। अब आपको होप आपको समझ आ गया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो पूरे चैप्टर में हम इससे रिलेटेड पॉलिसीज और इससे रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं, वही सब है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह समावेशन की पुष्टि करता है, जो सभी बच्चों के समतामूलक और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह मौजूदा नियमित विद्यालय प्रणाली में एक अधिगमकर्ता के रूप में बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। चाहे कोई बच्चा नस्ल मतलब रेस, किसी भी रेस का हो, वर्ग किसी भी क्लास का हो, नृत्य जातीयता मतलब एथनिसिटी, धार्मिक विश्वास मतलब कोई भी रिलीजियस बिलीव हो उसका, वंचित एवं हाशिए पर जो समूह है उनमें से आने वाले बच्चे या जो हाशिए पर रह गए थे बच्चे, SC ST या कोई भी, दूर दराज एवं खाना बदोश जनसंख्या के बच्चे, मतलब जो रिमोट एरिया से आते हैं, जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, उनके कोई भी बच्चे हों, भाषा उनकी कोई भी लैंग्वेज हो, लिंग, भौगोलिक स्थिति कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो उनकी, संस्कृति किसी भी कल्चर के हों, और दिव्यांगता चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो। तो इन सभी पॉइंट्स को हम ध्यान न रखते हुए सभी बच्चों को एक क्लासरूम में पढ़ाएंगे, चाहे उनमें कोई भी डिफरेंस हो। समावेशन सामान्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यापक एवं सभी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सहयोगात्मक और प्रतिक्रियात्मक बनाकर इसके पुनर्निर्माण एवं समृद्धिकरण को आवश्यक बनाता है। उनकी आयु और स्तर के साथियों के साथ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार ये सामान्य पाठ्यक्रम में सभी बच्चों की आवश्यकता और अधिगम शैली के साथ सामंजस्य बैठाते हुए उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। ये नहीं कि एक क्लासरूम में गिफ्टेड है, व्हील चेयर्ड बच्चा है, विजुअलाइज्ड बच्चा है और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, तो सभी को एक ही तरीके से पढ़ा दें, नहीं, हर एक बच्चे की हमें वो किस टीचिंग मेथड से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, उसकी क्या नीड है, मतलब सभी के। अब जैसे विजुअली किसी बच्चे को दिक्कत है तो हम उसको मतलब प्रिंटेड शीट पे मतलब थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिख कर शीट्स दे सकते हैं। किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम उसको आगे बैठाएंगे। कोई गिफ्टेड बच्चा है तो उसको हम अलग से क्रिएटिव शीट दे सकते हैं ताकि वो उसमें लगकर अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सके। तो हम हर एक बच्चे की नीड को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। समावेशन में बच्चों की दिव्यांगता के स्थान पर उनकी योग्यताओं पर ध्यान दे रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है समझना कि उनकी दिव्यांगता, उनकी डिसेबिलिटी पर ध्यान नहीं देना, उनकी योग्यता, उनमें क्या क्वालिटीज है, किस चीज में हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज में बेहतर होता है। आप भी किसी न किसी चीज में बेहतर होंगे, तो हर एक बच्चे की क्वालिटी पर ध्यान देना है हमें। यह सभी अधिगमकर्ताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को संशोधित करता है। यह विद्यालय प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर समावेशी नीति, समावेशी संस्कृति मतलब इंक्लूजन कल्चर का भी करना है, समावेशी तौर तरीके निर्मित करने के बारे में करता है। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए विद्यालय की क्षमता को विकसित करने
करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षण और अधिगम में परंपरागत उपागम से नवीन उपागम में स्थानांतरण को इंगित करता है। मतलब जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो परंपरागत उपागम से, ट्रेडिशनल जो हमारे मेथड या अप्रोच थी उससे नवीन अप्रोच की तरफ हमारा ध्यान लेके जाता है या हम उसकी तरफ बढ़ाता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं आपको फर्स्ट डे से ही बताती आई हूँ कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षण में विविधता मतलब डाइवर्सिटी को महत्व दें। ये भी हम पढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी को हमें एन्जॉय करना है क्लासरूम में, कि हमारे क्लास में अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं। तो ये सभी हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। समावेशी शिक्षा के अब लाभ क्या हैं? अब हमने सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा तो लिया, एक छत के नीचे उनके मेथड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा तो रहे हैं, बट उसके बेनिफिट क्या हैं? तो वो हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ेंगे आपको खुद से भी समझ आ जाएगा। सामान्य विद्यालय में समान शैक्षिक अवसरों के बाल अधिकार को सुनिश्चित करना, अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करना जो कि प्रथिकृत व्यवस्था में संभव नहीं है। अब सभी बच्चे एक ही क्लास में, तो सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे, ना कि सेपरेशन की तरफ जाएंगे। प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक सामर्थ्य को अधिकतम बनाना, हर एक बच्चे के जो भी पढ़ने की क्वालिटी है उसको अधिकतम लेके जाना, बच्चों को उनके साथियों के साथ अधिगम के साथ साथ उनके अपने अधिगम के सक्रिय रूप से सम्मिलित करना, मतलब सभी बच्चे अपने अधिगम के साथ साथ दूसरे को भी हेल्प करें। अधिगम और शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यापक श्रृंखला प्रदान करना जो सभी बच्चों को सहभागिता, अधिगम और सफलता के अनुभव के लिए प्रोत्साहित करे। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बच्चे और शिक्षकों को संवेदनशील मतलब एक्टिव रहना चाहिए। कक्षा में बच्चों की योग्यता और रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही, ना कि ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर दिया जो बच्चा कभी पूरा ही नहीं कर सकता, जो उसे डिमोटिवेटेड कर देगा। नहीं, उसकी नीड और उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से हमें निर्धारित करने हैं लक्ष्य। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समेत सभी बच्चों के उपयुक्त व्यवहार आचरण को सुनिश्चित करना है। ये नहीं कि क्लासरूम में कोई बच्चा व्हील चेयर पर आता है तो बच्चे उसको किसी भी तरीके से चिढ़ाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें बच्चों को शुरुआत से ही ये सारी चीजें सिखानी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को महत्व देना है, बल्कि कि सभी उसकी हेल्प करेंगे। समावेशन में क्रियान्वयन हेतु सभी भागीदारों जैसे अभिभावकों, समुदाय, स्वयंसेवी समूहों की संगठन में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे साइड में दिया गया, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन। इंग्लिश में थोड़ा वर्ड इजी है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये पैरा थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। हमारा इसमें लिखा क्या गया है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब ये है कि देखो, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले ही बता देती हूँ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि हम बच्चे की क्षमता, बच्चे की क्या एबिलिटी है, उसके अनुसार बच्चे को सहायता देते हैं, अवसर उपलब्ध करवाते हैं ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जब अपने क्लासरूम में एक्टिविटी करवाते हैं, हर एक चीज को प्लान करते हैं, जब बच्चे को ध्यान में रखे, हमारा बच्चा बीच में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सभी चीजें करवाएंगे, तो वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मेन इसकी टैगलाइन क्या होगी कि हम इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रख रहे हैं, बच्चे की व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं हर बच्चे पर। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, जब हर इंडिविजुअल नीड को ध्यान रखते हुए हर बच्चे की मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान देंगे, तो वही हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या गया है। गत्यात्मक क्षेत्र में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में जो कि जटिल चित्र बनाने में सक्षम होते हैं, कुछ बच्चे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो जटिल मतलब डिफिकल्ट ड्राइंग भी कर सकते हैं, कठिनाई से एक अकेली रेखा खींचने में समर्थ होते हैं, मतलब बल्कि कुछ केवल रेखा खींचने में भी असमर्थ होते हैं और कुछ बहुत अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं। यदि सभी बच्चों को प्रगति करनी है तो इन बच्चों में से प्रत्येक पर उनके अपने स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बच्चे, हर एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान रखना है। इस प्रकार के वातावरण में वृहद क्षमता के निर्माण हेतु शिक्षक को बच्चों के उनके सामर्थ्य और उन कमजोरियों के अनुसार साहित्य करने की जरूरत है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे।
प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं मतलब उसमें कितनी क्वालिटी है कि अनुरूप शिक्षक कार्य को तदनुसार संशोधित कर सकते हैं, मतलब उसके अनुसार हम अपनी क्लासरूम की एक्टिविटी को मोल्ड कर सकते हैं। क्लासरूम में हम सभी बच्चे को वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वर्कशीट को फिल करना है, बट किसी को देखने में थोड़ी दिक्कत है तो हम उसकी वर्कशीट को बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। तो वो हमने क्या किया, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो वो क्या था हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अंतःक्रिया और संशोधन बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य चल रहे हैं विश्वासपूर्ण संबंधों का हिस्सा होना चाहिए। तो आपको होप समझ आ गया होगा, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ें, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियां। अब हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन हेतु हम कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो है हमारे विभेदित अनुदेशन, पहला यही है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। दूसरा सहकारी शिक्षण अधिगम नीति, मतलब हमारा कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। दूसरा हमारा सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव टीचिंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा साथी शिक्षण, मतलब पीयर ट्यूटोरिंग। दूसरा आकलन असेसमेंट। तो इन सभी के बारे में हम अपना अध्ययन करेंगे आगे। तो शुरू करते हैं अपने विभेदित अनुदेशन से, जो हमारा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ये छोटे बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजना इंडिविजुअल प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल प्लानिंग और शिक्षण रणनीतियों से संबंधित संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट है। यह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव, एक्सपीरियंस और वातावरण प्रदान करने की ओर संकेत करता है। प्री स्कूल का शिक्षक यह महसूस करता है कि दो बच्चे एक गति अथवा एक ढंग से नहीं सीखते। कुछ तो बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य तत्काल सीख जाते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे नवीन सामग्री को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, कुछ धीरे धीरे स्वीकार करते हैं। कुछ बच्चे पढ़कर सीखते हैं, जबकि कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें लेखन में समस्या होती हो, अन्य जटिल विचारों में समझ सकते हैं। विभेदित अनुदेशन में शिक्षक पहचानना सीखना है कि प्रत्येक बच्चे के साथ क्या कार्य करता है, और यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण पद्धति में समूह में प्रत्येक बच्चे के साथ जोड़ने तलावित होंगे। वही है, इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रखते हुए क्लासरूम में हमें अपने टीचिंग मेथड्स को चुनना है, अपनी एक्टिविटीज को चुनना है। होप आपको समझ आ गया होगा। सहकारी शिक्षण अधिगम रणनीति अब हमारा है कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। थोड़ा जूम कर देते हैं आपको लिए। ये हमारी है कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। सहकारी अधिगम में एक साझा अधिगम लक्ष्य या कार्य के अर्जन हेतु एक से अधिक बच्चे एक साथ कार्य करना शामिल होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, जिसमें एक से अधिक बच्चे एक साथ एक कार्य को करते हैं, किसी भी असाइनमेंट को करते हैं। सहकारी अधिगम छोटा मिश्रित योग्यता अधिगम टोलियों में बच्चों के समूहकरण का एक साधन है। जैसे कि 4 बच्चों की एक टोली बना दी, ये एक असाइनमेंट पर काम करेगा, फिर दूसरे 4 बच्चों की एक टोली, ये दूसरे। तो ये क्या, कोऑपरेटिवली बच्चे सहकारी शिक्षण में भाग ले रहे हैं। समूह समस्याओं के हल अथवा पूर्णता हेतु प्रस्तुत किया जाता है। फिर बच्चे समूह में एक दूसरे के बीच कार्य करते हैं। कार्य पूरा करने में एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं ये चारों बच्चे, और एक समूह निष्पादन प्राप्त करते हैं। बच्चे छोटे समूह में कार्य करते हैं और कार्य को सीखने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सभी एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। शिक्षक की भूमिका, बच्चों के सहकारी अन्य शोधकर्ता को बढ़ावा देने की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहकारी अधिगम रणनीति के कई लाभ हैं। इनके अब लाभ क्या है, कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय संलग्नता, मतलब सभी बच्चे एक्टिवली एंगेज होते हैं कि हमें अपने ग्रुप के वर्क को अच्छे से दिखाना है। लाइक हमने भी किया होगा अपने स्कूल में, जब हम असाइनमेंट बनाते थे तो टीचर्स ग्रुप दे देते थे कि ये इस मॉडल पर काम करेगा, ये वाला ग्रुप उस मॉडल पर काम करेगा, दूसरे वाला ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप वाइज असाइनमेंट्स दे देते थे, प्रोजेक्ट मिलते थे, तो सभी बच्चे एंगेज होते थे अपनी क्वालिटी के हिसाब से कि मैं ये वाला काम कर लूंगा, मैं ये वाला काम कर लूंगा। बच्चे अधिक स्वतंत्रतापूर्व विचार व्यक्त करते हैं। प्रमाणित और रचनात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधियों में संलग्नता इजी है, आप पढ़ लेना, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि आपकी वीडियो बड़ी हो।
सभी पॉइंट्स वही हैं। उद्दीपक आलोचनात्मक चिंतन द्वारा विचारों को स्पष्ट करना, मतलब क्लैरिफाई करें देयर आइडियाज थ्रू स्टिमुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग। अब उद्दीपक आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि अगर कोई बच्चा दूसरी ग्रुप का बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर वो उसके विपक्ष में कुछ पूछ रहा है, तो सभी बच्चे मिलकर उसको क्लियर कर सकते हैं, टीचर उनकी हेल्प कर सकती है। तो इससे बच्चों में क्वेश्चन पूछने की, एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना कि स्पष्ट करने की, एक दूसरे से बच्चे कंपटीशन की भावना आती है, हेल्दी कंपटीशन होता है इसके थ्रू। तो वो चीजें भी हमारी कोऑपरेटिव टीचिंग में हेल्पफुल होती हैं। स्व प्रबंधन कौशल में वृद्धि होती है, बच्चे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने असाइनमेंट को, अपने वर्क को मैनेज करना है। प्रतिक्रियाओं के अवसरों में वृद्धि होती है, सभी बच्चे मतलब एक्टिवली एंगेज होते हैं। प्री स्कूल में सहकारी अधिगम पर आधारित कार्य के आयोजन की विधि। अब हम प्री स्कूल में अपने सहकारी अधिगम को कैसे मतलब आयोजित कर सकते हैं। दिए गए चित्र को रंग करना है अब बच्चों को। प्रारंभिक अधिगम और सहकारी अधिगम। अब हमारा जो पारंपरिक अधिगम था, मतलब पहले का जो हमारा अधिगम था, ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच थी जो हमारी, और सहकारी अधिगम अप्रोच जो हमने अभी पढ़ी कि बच्चे ग्रुप में करते हैं, हमारी कोऑपरेटिव अप्रोच। तो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्या है हमारी कि दिए गए चित्रों में रंग करना है। प्रत्येक बच्चे को एक शीट और रंग के लिए क्रेयॉन देंगे। बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य पूरा करेंगे और प्रतिपुष्टि हेतु शिक्षक के पास जमा करेंगे। पहले की ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच में हमारा ऐसा होगा, बट अगर हम अपनी क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज करेंगे तो इस एक्टिविटी को हम कैसे करवाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को छोटे समूह में विभाजित करेंगे। हम 5 बच्चों का एक समूह बनाएंगे। एक समूह में कितने बच्चे होंगे, हमारे 5 बच्चे होंगे। प्रत्येक समूह को एक गोले में बैठाने के लिए कहा जाएगा, सब एक सर्कल में बैठ जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को रंगने के लिए एक शीट दी जाएगी। प्रत्येक समूह को 2 पैकेट क्रेयॉन दिए जाएंगे। अब इनको 2 पैकेट क्रेयॉन दे दिया हमने, एक एक शीट दे दी सभी को। एक पैकेट में 12 क्रेयॉन होते हैं। बच्चों से शीट को रंगने तथा रंगने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए कहा जाएगा कि एक दूसरे की आपको हेल्प करनी है। समूह का एक साथ शीट जमा करेंगे। सभी की जब शीट बन जाएगी तभी सब टीचर के पास जमा करेंगे। तो ये हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच हो जाएगी। अब आप ही बताओ कौन सी बेटर होगी। आप क्लासरूम में जब टीचर बनोगे, इन फ्यूचर बनने वाले हो, तो आप कौन सी अप्रोच को यूज करोगे, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच को, क्योंकि ये बेस्ट है हमारे बच्चों के लिए, जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती हैं। समूह के साथ कार्य करने के द्वारा सहकारी अधिगम सहिष्णुता, स्वीकृति और तदानुभूति को बढ़ावा देने में सहायता करता है। कहने का मतलब है बच्चों के बीच हेल्दी रिलेशनशिप होता है। हर एक बच्चा मतलब सभी बच्चों को एक्सेप्ट करता है और सभी हेल्दी तरीके से हैप्पीली अपने काम को करते हैं। अब इन दोनों में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों अप्रोचेस में तुलना की गई है। परंपरागत अप्रोच मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये सहकारी अधिगम अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। इसमें क्या होगा, एक शांत कक्षा तथा अच्छी कक्षा है। इनका मानना है कि जो क्लास साइलेंटली बैठी है वही अच्छी क्लास है। और जो हमारी सहकारी अधिगम क्या है, अधिगम में स्वस्थ ध्वनि समाहित है, मतलब हेल्दी नॉइज बच्चों की आनी चाहिए। एक दूसरे से बात कर रहे हैं अपनी कि मैं इसमें ये वाला कलर कर लूं, दूसरा बोलेगा नहीं ये वाला अच्छा लगेगा। तो ये जो हेल्दी नॉइज है वो अच्छी मानी जाती है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या मानेगा कि यह स्वतंत्र कार्य है, एक सहयोगात्मक सामूहिक कार्य है। ये ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते हैं। अपनी निगाह अपने कागज पर रखें और कहीं नहीं देखना, सिर्फ अपने पेपर में देखो और कलर करो, ये ऐसे बोलेंगे। बट ये सहयोग के साथ अपने साथी से भी पूछ सकते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। शांत बैठे, ये क्या कहते हैं, सिट क्वाइटली। उठिए और देखिए कि अन्य क्या कर रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्लास में फ्री होता है, वो देख सकता है कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बात करना नकल है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, चीटिंग है। टॉकिंग इज चीटिंग। बट बात करना अधिगम है, मीन्स टॉकिंग इज लर्निंग। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो एक लर्निंग का ही हिस्सा है। तो आपको ये होप समझ आ गया होगा। तो हमें अपने एग्जाम में भी किन बातों को ध्यान रख के क्वेश्चन का आंसर करना है, सहकारी अधिगम उपागम को, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को। अब हम पढ़ेंगे सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, मतलब कोलैबोरेटिव। अब आप थोड़ा इस पे ध्यान देंगे कि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, कोऑपरेटिव अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव अप्रोच। सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे एक दत्त कार्य मतलब एक असाइनमेंट पर
एक साथ कार्य करते हैं। इस विधि में बच्चे एक बड़े दत्त कार्य का एक छोटा भाग व्यक्तिगत रूप से पूरा करते हैं। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट एक ग्रुप को दे दिया। अब अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक पार्ट ये बच्चा इंडिविजुअली पूरा करके लाएगा, ये बच्चा इंडिविजुअली पूरा करके लाएगा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इंडिविजुअली सभी अपना काम पूरा करके लाएंगे, फिर उसको एक साथ कलेक्ट करके टीचर को देंगे तथा फिर अंतिम कार्य में एक टोली के रूप में एक साथ एकत्रित कर सकते हैं उस कार्य को। प्रत्येक बच्चे व्यक्तिगत अधिगम शैली, ये बच्चा अपने तरीके से करेगा, ये अपने तरीके से अनुरूप कार्य करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। और उसमें क्या था कि सभी एक साथ बैठ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, विचार शेयर कर रहे हैं, तो हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग में वो था। अब सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति की विशेषताएं क्या है? हमारे जो कोलैबोरेटिव है उसकी मतलब क्या क्या होगा उसमें? सहयोग में समता, मतलब पैरिटी इन कोलैबोरेशन। प्रत्येक बच्चे के योगदान को समानता रूप से महत्व दिया जाएगा तथा बच्चों के निर्णय लेने के का समान अधिकार है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने काम को कर सकता है। स्वैच्छिक सहयोगात्मक संबंध, वॉलेंटरी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, ये सर्वाधिक रूप से तब सफल होते हैं जब बच्चे स्वतंत्र रूप से इसमें प्रवेश करते हैं और इच्छा से बने रहते हैं। मतलब बच्चों के ग्रुप को खुद से वो डिसाइड करते हैं कि कौन 4 बच्चे अपने इस असाइनमेंट को ले रहे हैं, तो इसमें स्वतंत्रता होती है। पारस्परिक लक्ष्य, म्यूचुअल गोल्स होते हैं उनके। सहयोग किसी लक्ष्य, समस्या या आवश्यकता के जवाब में होता है कि बच्चे द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाए। इन लक्ष्यों पर सभी प्रतिभागियों की सहमति होनी चाहिए। साझा उत्तरदायित्व, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। प्रतिभागी निर्णय लेने में उत्तरदायियों को साझा करते हैं। साझा जवाबदेही, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है। हर एक बच्चे के अपने कार्य के परिणाम हेतु प्रतिभागी समान रूप से जवाबदेही होते हैं। साझा संसाधन, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। प्रतिभागी सामग्री तथा अन्य संसाधनों को साझा कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी और म्यूचुअल गोल्स हमारे किस मतलब स्ट्रेटेजी का पार्ट है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये ऐसे ऑप्शन देंगे तो आपको टिक करना है कि हमारा कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम के अब लाभ क्या है? समूह के सभी सदस्यों की विशेषज्ञता से सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं। मतलब अगर कोई भी बच्चा किसी भी काम में एक्सपर्ट है तो उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। यह नेतृत्व और उत्तरदायित्व का विकास करता है। मतलब बच्चों में लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेवलप होगी। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और समस्या समाधान कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे से सीखकर बच्चे अपने जो असाइनमेंट है उसको पूरा करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं बच्चों में। यह कक्षा कक्ष के सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर बच्चा। बच्चों का आकलन व्यक्तिगत निष्पादन और समूह निष्पादन, मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और ग्रुप परफॉर्मेंस दोनों को देखा जाता है हमारा। साथी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग। साथी शिक्षण से तात्पर्य बच्चों को बच्चों के पढ़ने से, बच्चों को बच्चों के पढ़ाने से। जब एक बच्चा पूरी क्लास को पढ़ाए या एक बच्चा 5 बच्चों के ग्रुप को पढ़ाए। एक साथी शिक्षक वह है जिसका स्तर पढ़ाए जाने वाले व्यक्ति के समान होता है। साथी शिक्षण में शिक्षक तथा अध्ययनकर्ता दोनों एक ही वर्ग के होते हैं तथा शिक्षक साथी अध्ययनकर्ता की सहायता करता है। इस संबंध में शिक्षक और अध्ययनकर्ता दोनों के लिए कई लाभ होते हैं। एक साथी शिक्षक साथी अध्ययनकर्ता से जिस ढंग से संबंध स्थापित कर सकता है उसी ढंग से शिक्षक नहीं कर सकता। जैसे अब हमारा कोई फ्रेंड हमें कोई चीज समझाता है जो हमें टीचर से समझ नहीं आई, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपने भी ये चीज देखी होगी, तो वही है पीयर ट्यूटरिंग में। अब इसके बेनिफिट क्या है? जो बच्चे विषयता के पढ़ने पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते उनके पढ़ाने के लिए साथी शिक्षण अधिगम कोई बच्चे टीचर से मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो कई बार क्लासरूम में टीचर एक्टिविटी भी करवाता है कि बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे ग्रुप में, तो वो सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होता है। पढ़ाने वाले को भी अच्छे से समझ आता है और पढ़ने वाले को तो आता ही है, बच्चा डरा डरा नहीं रहता। शिक्षक अन्य बच्चों को पढ़ाने के स्वयं लाभान्वित होते हैं क्योंकि अन्य बच्चों को पढ़ाते समय वे अपने अधिगम का भी अभ्यास कर रहे होते हैं। अब हमारा आकलन मतलब असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है कि बच्चे ने क्या सीखा उसका हम एंड में असेसमेंट करते हैं। जैसे कि अब हम एनओएस की समरी फिनिश होने के बाद अपने क्वेश्चंस को करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने कितनी एनओएस समरी को कॉन्शियसली पढ़ा, सीखा, समझा।
आकलन में निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, सूचनाओं का एकत्रीकरण मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उनके आधार पर निर्णय लेना सम्मिलित होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है, मतलब बच्चे ने क्या जाना, क्या समझा, बच्चा क्या कर सकता है, इसका हम असेसमेंट में पता करते हैं। आकलन सतत होता है मतलब कॉन्टिन्यूअसली हम आकलन करते हैं। या निदानात्मक हो सकता है मतलब इसमें हम रेमेडी यूज कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं अगर बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये बच्चे के सामर्थ्य के क्षेत्र में बारे में सूचना प्रदान करता है तथा उन क्षेत्रों को पहचान करता है जहाँ आगे ध्यान देने की जरूरत है। अब हमने असेसमेंट किया कि बच्चे को इस एरिया में प्रॉब्लम है तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब उसको सुधार सकते हैं ताकि आगे वो प्रॉब्लम ना हो। एक समावेशी स्थिति में आकलन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का लचीला होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। उदाहरण के लिए बच्चों की योग्यता के अनुसार कार्य की परिवर्तित प्रकृति, अतिरिक्त समय तथा आवश्यक सहायता संसाधन, मतलब किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो हम उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ऐसे हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपने असेसमेंट को। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ईसीसी लेवल पर ज़रूरी है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पॉलिसीज़ हैं, वो कल करेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल।